Hello student, today we will discuss the effect of source impedance on the performance of converter circuit. Here you can see that in that diagram I have shown that the source impedance is here. It means इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सोर्स इम्पिडेंस, सोर्स में जो इम्पिडेंस है उसको भी कंसिडर करना है. अभी तक हमने जितने भी सर्किट्स पढ़े उसमें हमने कहीं पर भी सोर्स इम्पिडेंस या सोर्स इंडक्टेंस की बात नहीं करी. तो देयर इज ऑलवेज सोर्स इम्पिडेंस इज प्रेजेंट. एंड हम ये भी जानते हैं कि यदि ये सोर्स इम्पिडेंस रेजिस्टिव होगा देन there will be a voltage drop across the resistance and the average output voltage of a converter gets reduced by that amount. Okay, तो यदि ये impedance resistive हुआ तो simply उस resistance में क्या हो जाएगा, हमारा voltage drop हो जाएगा और जो average voltage है वो इतनी value से reduce हो जाएगा. ठीक है. अब similarly यदि यहाँ पर हमारा हियर जो IO है इट इज़ अ कांस्टेंट DC लोड करंट एंड LS हमने जो लिया है वो सोर्स इंडक्टेंस है. ठीक है, मेनली रेजिस्टेंस की जगह हम कंबाइंडली इम्पिडेंस को वर्ड को यूज़ करेंगे, बट जो प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है वो इंडक्टेंस का ही होता है. तो जो सोर्स इंडक्टेंस होता है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि जो आउटगोइंग थायरिस्टर है और जो इनकमिंग थायरिस्टर है वो दोनों ही साथ में कंडक्ट करने लगते हैं. इट मीन्स यदि मैं इस वाले सर्किट में देखूं तो दिस इज सपोज दिस इज T1, T2, T3 एंड T4. लेट मी राइट द नेम्स. This is T1, this is T2, this is T3 and this is T4. Okay, so for that circuit what are the incoming thyristors? Suppose हमारे पॉजिटिव हाफ में T1 और T2 कंडक्ट कर रहे हैं, तो जब नेगेटिव हाफ आएगा तो उस कंडीशन में T3 और T4 को कंडक्ट करना चाहिए. तो होगा क्या, T1 और T2 उस टाइम पर आउटगोइंग थायरिस्टर्स होंगे बिकॉज देयर कंडक्शन इज एंड अप आफ्टर द पॉजिटिव हाफ एंड इन द नेगेटिव हाफ T3 एंड T4 वुड कम इनटू द पिक्चर. सो T3 एंड T4 वुड बी द इनकमिंग थायरिस्टर. तो होगा क्या, यदि यहाँ सोर्स इंडक्टेंस प्रेजेंट है तो ये T1 T2 को एकदम से टर्न ऑफ नहीं होने देगा और T3 T4 को हम ट्रिगर पल्स दे चुके होंगे एंड T1 एंड T2 टर्न ऑफ नहीं हुए होंगे. तो इस कंडीशन में होगा क्या, T1 T2 T3 T4 ऑल आर कंडक्टिंग. सभी चारों मतलब इनकमिंग थायरिस्टर्स भी और आउटगोइंग थायरिस्टर भी क्या हो गए, कंडक्टिंग मोड में हो गए. तो इस टाइम पर हमें सर्किट का परफॉर्मेंस एनालाइज करना है और यही इफ़ेक्ट होता है यदि सोर्स में इम्पिडेंस प्रेजेंट हो. जिस सोर्स से हम सप्लाई दे रहे हैं यदि वहाँ इम्पिडेंस प्रेजेंट हो तो ये ड्रॉबैक हमारे कन्वर्टर सर्किट में आ सकता है. और यूजुअली जब हम AC सप्लाई देते हैं हमारे कन्वर्टर सर्किट को, बिकॉज हियर सप्लाई इज़ AC एंड आउटपुट इज़ DC, तो AC सप्लाई जो हम देते हैं यूजुअली ट्रांसफार्मर के थ्रू ही देते हैं. तो ट्रांसफार्मर हम सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर इज़ अ इंडक्टिव डिवाइस और इंडक्टेंस इसलिए प्रोमिनेंट होता है इन सर्किट्स में और ये इफ़ेक्ट आता है यदि सोर्स में इम्पिडेंस प्रेजेंट हो तो. अब देखिए इस वेव फॉर्म से हम इस ऑपरेशन को समझ सकते हैं. ये हमारी इनपुट वेव है, ओके, एंड दिस इज़ आवर आउटपुट वेव. तो इसमें क्या हो रहा है, हम यदि यहाँ से स्टार्ट करें तो अल्फ़ा पे हमने T1 और T2 को ट्रिगरिंग पल्स दे दी है. ओके, तो T1 T2 इस पॉइंट पर क्या होने लगे, कंडक्ट होने लगे. ओके, और
T3 और T4 जो कि आउटगोइंग थायरिस्टर थे वो भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के बाद देखिए ये दिस इज़ द पॉइंट फॉर अल्फ़ा, ये अल्फ़ा पॉइंट है। तो इस अल्फ़ा पॉइंट के बाद यहाँ पर हमने दो करंट्स को अज्यूम किया है, I1 एंड I2। तो हमने ये अज्यूम करा है कि जब हमारा T1 T2 कंडक्ट कर रहा है उस टाइम पे करंट I1 है, और जब I1 करंट आपका रिड्यूस हो जा रहा है तो I2 करंट हमें मिल रहा है जब T3 और T4 कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि जब यहाँ पर T3 T4 कंडक्ट कर रहे होंगे, अब इस पॉइंट अल्फ़ा पे हमने क्या किया, ट्रिगर पल्स दी T1 और T2 को। तो ये I2 करंट अपनी I2 वैल्यू से ज़ीरो होने लगेगा और ये I1 करंट हमारा धीरे धीरे ज़ीरो से अपनी I1 वैल्यू को गेन करेगा। तो ये जो पीरियड है दिस इज़ कॉल्ड द ओवरलैप पीरियड, क्योंकि यहाँ पर T3 T4 कम्यूटेट हो रहा है और T1 T2 जो है वो टर्न ऑन हो रहा है। तो ये ओवरलैपिंग पीरियड कहलाता है जबकि ये चारों थायरिस्टर T1 T2 T3 T4 ये चारों थायरिस्टर साथ में कंडक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जब T1 T2 कंडक्ट कर रहे हैं तो आपने क्या किया, T3 T4 को इस पॉइंट पर ट्रिगरिंग पल्स दे दी, और जैसे आप ट्रिगरिंग पल्स दोगे तो I2 करंट डेवलप होने लगेगा और I1 करंट ज़ीरो होने लगेगा। तो इस ओवरलैप पीरियड में फिर से T1 T2 T3 T4 कंडक्ट करने लगेंगे। तो दिस इज़ द वेव फॉर्म जिसमें कि हम इस ओवरलैप पीरियड को हमने इंडिकेट करा है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक T3 T4 कंडक्ट करें, ये ओवरलैपिंग पीरियड है जहाँ चारों थायरिस्टर कंडक्ट करें, एंड देन इस पॉइंट के बाद T3 T4 कम्यूटेट हो जाएंगे, T1 T2 कंडक्ट करेंगे। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द सोर्स इम्पिडेंस। यदि सोर्स में इम्पिडेंस प्रेजेंट हुआ तो चारों ही थायरिस्टर साथ में कंडक्ट करने लगेंगे। तो यदि इस टाइम पर हम थायरिस्टर इस सर्किट ऑपरेशन को एनालाइज करें तो हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे इसके लिए। अब ये देखिए इस टाइम पर हमने ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है। ये इक्विवेलेंट सर्किट प्रेजेंट एक्ट करेगा जबकि चारों थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए ये हमारा लोड कनेक्टेड है, T1 T2 भी कंडक्ट कर रहे हैं और T3 T4 भी कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस सर्किट और LS जो है इट इज़ अ सोर्स इंडक्टेंस, ओके, और ये IU करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। तो दिस इज़ द circuit, this is the equivalent circuit when the all the four thyristor are in conduction mode। तो हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब हमने जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था उसमें हम ये वोल्टेज इक्वेशन इसमें लिखेंगे। यदि हम ABCD मतलब दिस इज़ द सर्किट, हमने इसको माना यहाँ पर AB, दिस पॉइंट इज C एंड D, इसमें हमने क्या लगा दिया, इसमें हमने KVL लगा दिया। यदि आप इसमें KVL लगाओगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी V1 माइनस LdI/dt LS di1/dt, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ब्रांच में है, इक्वल टू V2 माइनस LS di2/dt, ठीक है। या आप इस तरीके से भी मान सकते हो ये दोनों पैरेलल ब्रांचेस है तो इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज जो है वो इक्वल होगा। इसको हम इजी कर ले, सिंप्लीफाई कर ले तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा LS di1/dt माइनस di2/dt, हमें ये मिलेगा। अब V1 देखिए, V1 क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज है, V2 क्या है, नेगेटिव वोल्टेज है। मतलब V1 हमें कब मिल रहा है, जब T1 T2 कंडक्ट करें, V2 कब मिल रहा है, जब T3 T4 कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव हाफ में कर रहे हैं, ये नेगेटिव हाफ में कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, V1 इज इक्वल टू रख देंगे Vm साइन ओमेगा टी और V2 इज इक्वल टू रख देंगे माइनस Vm साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा 2Vm साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2Vm साइन ओमेगा टी। तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1। So let this is the equation number 1 and
हमने क्या किया है, लोड करंट को कांस्टेंट एज्यूम किया है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I0। इस सर्किट में देख लीजिए, इस ब्रांच में I1 करंट है, इस ब्रांच में I2 करंट है, तो यहाँ से आई आपकी I1 करंट, यहाँ से आई आपकी I2 करंट, तो I0 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन को लिया और इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन and it is equal to 0 because I0 we have considered it is a constant। तो हमें मिली ये इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, हमने क्या किया 1 प्लस 2 कर दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यदि हम प्लस करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, di1 बाई dt इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी अपॉन Ls। ठीक है, अब एट ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा पे क्या हो रहा है, I1 0 है, और एट ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस म्यू I1 इज इक्वल टू I0 है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर लगानी है। हमने यहाँ वेरिएबल सेपरेबल किया, मतलब ये dt को इधर ले गए, di1 को इधर रहने दिया और इसको इंटीग्रेट किया 0 से I0 के लिए I1 को, और इसको किया t के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर t हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन ओमेगा और यहाँ पर t हो जाएगा अल्फ़ा प्लस म्यू अपॉन ओमेगा। तो हमने इसको कर दिया अल्फ़ा बाय ओमेगा और अल्फ़ा प्लस म्यू अपॉन ओमेगा, और इसको हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमने इसको, इसकी लिमिट्स रख दी। ये देखिए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और हमने लिमिट्स रखी, तो कॉस ओमेगा टी आप जब रखोगे तो ओमेगा से ओमेगा टी की जगह अल्फ़ा प्लस ओमेगा रखोगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो वीओ वोल्टेज है वो भी हम निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस म्यू से लेकर अल्फ़ा प्लस पाई तक साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी को इंटीग्रेट करके, तो अगेन हमें ये टर्म मिल जाएगी। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 4। ओके, ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 3 इंडिकेट्स द IO एंड इक्वेशन नंबर 4 इंडिकेट्स द VO। ओके, अब देखिए, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें से हमने कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू की वैल्यू निकाल ली। म्यू क्या है, म्यू अपना ओवरलैपिंग एंगल है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन मिली कॉस अल्फ़ा माइनस ओमेगा LS अपॉन VM अपॉन IO। ठीक है, अब इस कॉस अल्फ़ा और ये जो इसकी हमें वैल्यू मिली कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू की, उसको हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 4 में रखोगे तो यू विल गेट VO इज इक्वल टू 2VM अपॉन पाई कॉस अल्फ़ा माइनस ओमेगा LS अपॉन पाई इंटू IO। इट मीन्स यहाँ आपने IO की टर्म्स में इक्वेशन मिल गई VO की। ठीक है, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 5। और इसी तरीके से जो इक्वेशन नंबर 3 से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, हमने निकाली थी कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू की। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, अगेन इसको इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, तो हमें यहाँ कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और इसको फिर इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू कॉस अल्फ़ा की, तो हमें VO इज इक्वल टू अगेन IO की टर्म्स में मिल जाएगा। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब ये देखिए, हमें VO की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ IO। यदि हम कॉस अल्फ़ा की टर्म्स में लिखें तो भी हमें मिल जाएगी VO की वैल्यू और IO की वैल्यू के टर्म्स में, और यदि हम इसको कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू की टर्म्स में लिखें तो भी हमें VO की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ IO। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है, VO इज इक्वल टू 2VM अपॉन पाई कॉस अल्फ़ा माइनस ओमेगा LS अपॉन पाई इंटू IO। यदि इस इक्वेशन का मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं, मतलब यहाँ कोई वोल्टेज VO है जो कि किसके इक्वल है, इस एक वोल्टेज में से यदि मैं इस ड्रॉप को माइनस कर दूं तो मुझे VO वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो यदि मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो कैसा होगा, वो देखिए ऐसा होगा। दिस इज द फिगर A। 2VM अपॉन पाई इंटू कॉस अल्फ़ा एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, यहाँ एक डायोड लगा दिया कि कंडक्शन इस डायरेक्शन में होगा। इस वोल्टेज में से यदि मैं इस ड्रॉप को माइनस कर दूं जो कि ओमेगा LS अपॉन पाई है, क्योंकि ड्रॉप क्या होगा, IO इंटू ओमेगा LS अपॉन पाई, यही हमने यहाँ इक्वेशन में लिखा है। तो इसको यदि मैं
इस वोल्टेज में से माइनस कर दूँ तो मुझे वी ओ वोल्टेज मिल जाएगा, तो आउटपुट में वी ओ मिल रहा है। तो इसी इक्वेशन का हमने ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया है। हमने यहाँ डायोड को जस्ट इसलिए लगाया है कि इट विल इंडिकेट्स ओनली द लोड करंट इज यूनिडायरेक्शनल। तो अब आप इसी इक्वेशन का हमने क्या ये इसके लिए हमने एक ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करी है। हमने वीओ को लिया है, ये हमने आईओ को लिया है। और अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये वीओ है और आईओ की वैल्यू जो है किस पर डिपेंड कर रही है, अल्फ़ा की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, या इस इक्वेशन में यदि हम देखें तो म्यू की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो इसी को हमने क्या किया कि जब आईओ इक्वल टू 0 है तो म्यू इक्वल टू 0 है, और जब वी ओ इक्वल टू 0 है तो आई ओ इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा एल एस इंटू कॉस अल्फ़ा है। ठीक है, तो ये पॉइंट पर वी ओ 0 है और इस पॉइंट पर आई ओ 0 है। तो इस पॉइंट पर यदि आप आई ओ को 0 रखोगे, इधर देखो, यदि आप यहाँ पर आई ओ को 0 रखोगे तो वी ओ क्या मिलेगा, 2 VM अपॉन पाई इंटू कॉस अल्फ़ा मिलेगा। तो हमने यही लिखा है, यदि मैंने वी ओ को 0 लिखा तो आई ओ क्या मिलेगा, 2 VM अपॉन ओमेगा एल एस इंटू कॉस अल्फ़ा इस पॉइंट पर। सिमिलरली इस पॉइंट पर आप देखो, यदि मैं आईओ, इस पॉइंट पर आईओ 0 है, आईओ को 0 रखेंगे तो आईओ को 0 रखने पर क्या होगा, यदि आप यहाँ पर अगेन आईओ को 0 रखो तो वीओ क्या मिलेगा, 2 VM अपॉन पाई इंटू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पर अगेन हमें 2 VM अपॉन पाई इंटू कॉस अल्फ़ा मिलेगा। तो इस तरीके से ये दो हमें रीजन्स मिल गए। बाकी जो पूरा हमारा स्लोप है वो इसके साथ साथ चलेगा, मतलब वी ओ और आई ओ की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो जब आई ओ 0 है तो वी ओ मैक्सिमम है, और जब वी ओ 0 है तो आई मैक्सिमम है। ओके, तो ये जो है इसी इक्वेशन को हमने इन दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, तो अब इससे हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि जब म्यू इज इक्वल टू पाई होगा, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू पाई है, इसका मतलब म्यू क्या है हमारा, म्यू हमारा ओवरलैप एंगल है। तो यदि म्यू इज इक्वल टू पाई हो जाएगा तो हमारा जो लोड करंट होगा, मतलब जो लोड होगा वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, क्योंकि हमारा चारों ही थायरिस्टर पूरे टाइम यदि कंडक्ट करते रहे तो हमारा लोड क्या हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो वो परमानेंटली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज हमें हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो ड्यूरिंग द ओवरलैप एंगल, जब भी हमारे चारों थायरिस्टर यदि कंडक्टिंग मोड में होंगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिल जाएगा हमें, आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन हमने ये बनाई है और यही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को हमको इंश्योर करना है, और यदि ऐसा हुआ, ओवरलैपिंग हुई, तो हमारा जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल कि यदि सोर्स में इम्पिडेंस प्रेजेंट हो तो चारों थायरिस्टर साथ में कंडक्ट करने लगते हैं, और यू कैन से इनकमिंग थायरिस्टर्स are triggered and outgoing thyristors are not still in the off condition due to the inductance, source inductance और source impedance, और इस वजह से हमारा जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो 0 हो सकता है या फिर वो रिड्यूस हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।